अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं PSL 10 स्पेशल ट्रांसमिशन। टकराव जीत का एक दिन बस आज है और कल से मैचेस का दोबारा आगाज़ होने जा रहा है। PSL जहां रुकी उससे बड़े कैनवस पर इंशाल्लाह हम इसको शुरू करेंगे। पूरा पाकिस्तान जोशो खरोश में है, पूरा पाकिस्तान दोबारा से मैचेस देखने के लिए बेताब है। नो मैटर व्हाट के हमें इंटरनेशनल प्लेयर्स की कमी महसूस होती है, इंटरनेशनल प्लेयर्स अपनी अपने स्केड्यूल की वजह से नहीं आ पाए, लेकिन जो आ रहे हैं और उनको हम कदर की निगाह से भी देख रहे हैं और हम अपने लोकल टैलेंट पर बहुत इंतजार कर रहे हैं। अच्छे शानदार मैचेस होने जा रहे हैं। पॉइंट्स टेबल को लेके बड़ी मज़ेदार से डिस्कशन करेंगे। अब होने क्या जा रहा है, लाहौर के लिए बड़ा ही कम मार्जिन है। पेशावर ज़ल्मी के पास एक सांस की सूरत में 2 मैच बाकी हैं। लाहौर ने ऐसा क्यों किया कि 9 पॉइंट्स पे आके रुक गई? लास्ट 2 मैचेस जो लाहौर ने खेले वो उनके लिए अब परेशानी का बायस बन रहे हैं। और क्यों बन रहे हैं? क्योंकि लाहौर ने वो जीते हुए तकरीबन मैचेस में कहीं बॉलिंग की वजह से और कहीं बैटिंग की वजह से मार खाई। ख़ास तौर पर लाहौर की बॉलिंग को सबसे तगड़ा गर्दाना जा रहा है इस पूरी PSL में, और वही बॉलिंग अब प्रेशर का शिकार है। जब हमने लास्ट मैच देखा जिसमें 2 ओवर्स में 41 रन खाए 2 हमारे सुपर बॉलर्स ने, वही प्रीमियम बॉलर्स हैं जो पाकिस्तान के लिए टॉप नॉच बॉलर्स हैं, यानी शाहीन और हारिस रऊफ। इन 2 बॉलर्स को लास्ट के 2 ओवर्स में 41 रन पड़े। ये 41 रन पड़े किसके आगे? वो है इरफान नियाज़ी। इरफान नियाज़ी ने अपनी कैपेबिलिटीज़ का भी फुल मुजाहिरा किया, शानदार टैलेंट का शोकेस किया और उसे साबित किया कि मुझ में ये टैलेंट मौजूद है कि मैं बेहतर तरीके से ग्रूम किया जाऊं तो मैं पाकिस्तान को इसी नंबर पे बहुत शानदार तरीके से सर्व कर सकता हूं। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के लिए जो बड़े मसाइल हैं वो हैं चौथा, 5वां और 6ठा नंबर। ये वनडे में भी हमें इशू है, यही इशू T20 में भी है। टेस्ट में ये इशू हमारा नहीं है उस तरह से, लेकिन वनडे और T20 में ये इशू हमारे साथ मौजूद है। इन सारी चीज़ों को लेकर इंटरनेशनल कौन कौन से खिलाड़ी किस किस टीम ने अपने बकिया मैचेस के लिए बुक कर लिए हैं उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और फिर हमने एक बड़ा ज़बरदस्त काम करना है इस PSL के थ्रू। हमने मैसेज देना है पूरी दुनिया को कि हमारी आवाम बहुत जिस तरह से वलवला उन्होंने इस जंग और कॉन्फ्लिक्ट के दौरान दिखाया, वही हम दुनिया को एक मैसेज देंगे अपने ग्राउंड्स भर कर। अबू बकर बिन तलत उन्होंने हमें ज्वाइन किया, बड़े शानदार स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बड़ी शानदार खबरें होती हैं अबू बकर के पास। साथ ही साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुदस्सिर चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, बहुत ज़बरदस्त खबरों के साथ। पिछले तो कुछ दिनों से ऐसी खबरें लेकर आ रहे हैं कि हिला रहे हैं, और हमारा रेगुलर हिस्सा भी यही हजरात। फिर डॉक्टर हफीज़ हमान साहब हमारे साथ मौजूद है, इंटरनेशनल अंपायर, क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारा रेगुलर हिस्सा। अबू बकर, बड़ी बड़ी खबरें चल रही हैं आजकल। कुछ तो मुदस्सिर ने ऐसी दी जो दिखने में भी आ गई ना। अभी पिछले दिनों बड़ी बड़ी खबरें थी जिसका दूर दूर तक हमें कोई अंदाज़ा नहीं था, अचानक से वो खबरें हमें दिखने में मिल गई। अब बकौल मुदस्सिर के कि एक बार फिर हम देख रहे हैं शायद कि कप्तानी की तब्दीली भी रूनुमा हो जाए। और क्या आप भी ऐसा देख रहे हैं, ख़ास तौर पे PSL की इस एंडिंग के बाद? सबसे पहले बहुत शुक्रिया अरसलान भाई, आपने अपने शो में दोबारा बुलाया। और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करने से पहले जो पाकिस्तान की टीम है जॉर्डन में जो जारी था हैंडबॉल, बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप, उसमें ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान ने जीता है, उनको बहुत सारी मुबारकबाद और पाकिस्तान की कौम को भी मुबारकबाद। असल में हमारे यहाँ थोड़ा सा सेटअप इस तरह के क्रिकेट के अलावा दीगर जितनी भी स्पोर्ट्स हैं शायद उनको उतनी पज़ीराई नहीं मिलती, तो ब्रॉन्ज मेडल इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, देखें पाकिस्तान हमेशा से जब भी कोई मेगा चेंजेस होती हैं मैनेजमेंट में, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी हो, चाहे वो कोचेस पैनल हो, तो नीचे भी उसके असरात ज़रूर आते हैं, नीचे भी असरात उसके मुरतब होते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि क्या कप्तानी की भी तब्दीली देखी जा सकती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, तो वाई नॉट। जब से हमारे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन रज़ा नकवी साहब आए तो 4 कोचेस की तब्दीली तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक तरह से शायद ये कोई इतना अच्छा निशान इस वजह से भी नहीं है कि जब आप बैक टू बैक कोचेस को चेंज करते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं रहती, तो उसमें ना सिर्फ कोचेस चेंज होते हैं, आपके ड्रेसिंग रूम का माहौल भी 4 डिफरेंट सिनेरियो से गुजर चुका होता है। तो ऐसे में टीम को ब्रिज करना इतना आसान नहीं होता। और कमिंग बैक टू द कैप्टनसी, तो अगर आप अभी कैप्टनसी को भी सिर्फ प्रेशर की वजह से या मुल्तान सुल्तान्स की जो परफॉर्मेंस है उसको बेस करके रिजवान को अगर हटाते हैं या इसी तरह सलमान अली आगा को अगर आप हटाते हैं, देखें अगर तो आपने अनाउंसमेंट ही ऐसी की होती कि सलमान अली आगा को हम सिर्फ इंटरम कैप्टन बना के देखेंगे और उसके बाद एक
परमानेंट कैप्टन जरूर लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ था। आपने उनको बड़े जबरदस्त स्वाने ख्वाब दिखाए, जैसा कि आप हमेशा सारों को दिखाया करते हैं कि इसके बाद जो एशिया कप आ रहा है, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उसमें सलमान अली आगा जो है वो हमें लीड करेंगे और एक नई व्हाइट बॉल की एक नए एनर्जी के साथ एक टीम बनाएंगे। तो अगर दोबारा आप कप्तानी तब्दील करेंगे तो मैं ये समझता हूं कि शायद इसका पाकिस्तान को पॉजिटिव नहीं नेगेटिव इंपैक्ट ही पड़ेगा। ऑलरेडी हम डिक्लाइन का शिकार है और ये बड़ा जरूरी होता है कैप्टनसी में कंसिस्टेंसी और कोचिंग पैनल में कंसिस्टेंसी। अब देखते हैं कि माइक हैसन इस चीज को कैसे देखते हैं। बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस उनकी सीवी में है, न्यूजीलैंड से लेके रॉयल चैलेंजर्स से लेके आईपीएल के अलावा दीगर जितनी भी लीग्स हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट है, उसमें ढेर सारा एक्सपीरियंस लेकर वो आएंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी बहुत अच्छी उनकी शानदार किस्म की कोचिंग परफॉर्मेंसेज रही हैं, लेकिन शायद ये पाकिस्तान के लिए पहले कोच होंगे जिन्होंने कोई भी इंटरनेशनल मैच तो नहीं खेला, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कोचिंग शायद ये बहुत बड़ी सीवी है। और अगर हम इनको टाइम दे सकें, क्योंकि इज अ वेरी ग्रेट माइंड, अगर उनको हम उनके प्लान्स एग्जीक्यूट करवाने दें, अगर उनके प्लान्स इस्लामाबाद यूनाइटेड, इसने पीएसएल बड़ा शानदार, बहुत अच्छा, ये वैसे अच्छा एक पर्सपेक्टिव है। मुदस्सिर, बड़े अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं यार, मैंने देखा सारे ही तकरीबन प्लेयर्स जो गए थे तकरीबन है। डेविड वार्नर कराची के साथ हैं, इसी तरह अगर मैं ग्लैडिएटर की बात करूं तो श्रीलंका के दिनेश चंदीमल, फर्नांडो, इनको भी साइन किया है। अफगानिस्तान के नायब भी ग्लैडिएटर का ही हिस्सा होंगे। जनूबी अफ्रीका के रायले रोसो और न्यूजीलैंड के फिन एलन, उन्होंने भी आमादगी जाहिर कर दी है, मतलब वो भी खेलते हुए आपको दिखाई देंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड स्क्वाड में एलेक्स हेल्स, हाँ एलेक्स हेल्स की वापसी हुई है जी, एलेक्स हेल्स होंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, और साथ ही रेसी वेंडारसन मेरे बड़े फेवरेट प्लेयर हैं, ये एक बड़ा ज़बरदस्त पर्सपेक्टिव होगा। और फिर बाकी वो डिवास शेल्स और टाइमल मिल और जिमी निशम यूनाइटेड का ऑलरेडी हिस्सा हैं, वो भी अवेलेबल होंगे। फिर डेविड वार्नर, सर मोहम्मद नबी, डेविड वार्नर और जेम्स विंस कराची किंग्स को ज्वाइन करने को तैयार है भाई। और स्कॉटलैंड के जॉर्ज बेंसे, बड़ा शानदार ये भी एलिमेंट है और बहुत अच्छे प्लेयर हैं जॉर्ज बेंसे। फिर दूसरी जानिब सिकंदर रजा, शकीबुल हसन और राजा पक्षे श्रीलंका के बड़े शानदार प्लेयर हैं, ये भी बकिया मैचेस के लिए दस्तियाब हैं लाहौर को। पेशावर के लिए ल्यूक वुड, कैडमोर, नजीब जादरान और मैक्स ब्राइन, ये भी हैं। तो तकरीबन सारे प्लेयर हैं, मुल्तान के भी प्लेयर हैं, तो मुझे लग रहा है कि सेम वही कैपेसिटी है, मतलब कोई ख़ास बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा। बिल्कुल, मेरे ख्याल में जब हम बात कर रहे थे कि जब पीएसएल का ये दोबारा सा रिज्यूम होगा तो क्या होगा, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि इंशाल्लाह अच्छा होगा। और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो मज़ा पिछले 8-10 दिन में हमें आ रहा है, शायद ज़िंदगी में इतना नहीं आया। ये सारी बात, जितने आपने प्लेयर्स का नाम गिनवाया और इत्मीद गिनवाया, ये पाकिस्तान पे इत्मीद है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पे, पाकिस्तान की आवाम की मोहब्बत पे इत्मीद है। और उन शायकीन की एक जो उनके साथ वालहाना मोहब्बत थी अपने फॉरेन प्लेयर के साथ, वो उनको वापस खींच लाई है। और जिस अंदाज़ में पाकिस्तान ने अपने आप को दुनिया में नुमायाँ किया है, तमाम पाकिस्तान ने, मैं किसी ख़ास का जिक्र नहीं करूँगा, नो डाउट फोर्सेस और सारी चीज़ें, लेकिन तमाम पाकिस्तान ने जिस पॉजिटिव वे में दुनिया में अपने आप को मनवाया है, चाहे दिफाई लिहाज से, चाहे मॉरली अखलाकी लिहाज से और कानूनी लिहाज से, दुनिया तारीफ़ कर रही है। तो मेरे ख्याल में ये इसका एक पार्ट अगर कहा जाए तो ये एक पार्ट है कि जिन प्लेयर्स को जाने के बाद यहाँ बहुत सी बातें होनी शुरू हो गई थी, वापस नहीं आएंगे, लोकल प्लेयर्स होंगे, पीएसएल फीकी हो जाएगी। तो मैंने यही कहा था कि अरसलान साहब, ये पीएसएल के जो मैचेस हैं, हालांकि हमें पता है इस बात का कि इन तमाम मैचेस में एक ही मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है लाहौर और पेशावर का। इसके बावजूद मैंने कहा था कि जितने मैचेस भी होंगे उसमें आपको क्राउड जो है फुल नज़र आएगा, क्योंकि एक नए जज्बे के साथ पीएसएल समझें कि अब स्टार्ट हो रही है। और इसके साथ इन फॉरेन प्लेयर्स का शुक्रिया भी जिन्होंने इस हमारे ब्रांड पे एतमाद किया और वो दरमियान में आए। मेरा ख्याल है कि चंद एक को छोड़ के, वो भी इस वजह से नहीं आए कि पाकिस्तान में कोई हालात ऐसे हैं, उन जो मुझे पता चला है उनकी अपनी अपनी कमिटमेंट्स थी, उन डेट्स में वो अवेलेबल थे जहाँ से हमारा उनका मुआहदा शुरू था, इन डेट्स में वो अवेलेबल नहीं हैं, तो वो नहीं ऑब्वियस है कि उनकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स है, वो नहीं आ पा रहे। वो बड़ा खुशाइंद है। आप अगर देखा जाए तो इसमें पीसीबी की तारीफ करना। एक मुझे ब्रेक की तरफ जाना पड़ेगा, फिर मैं जरा आऊँगा, डॉक्टर साहब से भी इस पर बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब, बहुत सारे प्लेयर्स जिनका मैंने जिक्र किया, तकरीबन तमाम प्लेयर्स हैं, कोई इक्का दुक्का प्लेयर्स हैं उनकी अपनी कमिटमेंट है जिसकी वजह से नहीं आ रहे, लेकिन माशाल्लाह से हमारी पीएसएल भरपूर तरीके से दोबारा शुरू हो रही है। बस एक दिन आज गैप है, कल से मैचेस का दोबारा आगाज़ है। जोशो खरोश भी मुझे लगता है कि पहले से बहुत ज़्यादा होगा इस बार, जो मुझे उम्मीद हो रही है, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। दूसरा, ज़रा कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी आ गई हैं
PSL 11 जो होगी, क्योंकि नए मुआहिदों के साथ होगी, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो डॉक्टर साहब पहले ज़रा इस पर, जो प्लेयर्स भी आ गए, पाकिस्तान टीम्स भी तकरीबन बैलेंस नज़र आ रही हैं। अरसान भाई, जैसे आपने जिक्र किया जिन प्लेयर्स का, उनमें से मुझे तो सिर्फ 3-4 का नाम, जो एक मार्क चैपमैन है जो नजर नहीं आ रहे, कुशाल मेंडस हैं जो नजर नहीं आ रहे, और उसके अलावा मिचेल ओवन है और सिकंदर रजा की जो कि इंटरनेशनल है। नहीं, सिकंदर आ गया है, सिकंदर खेलेगा, उसने जाहिर कर दी है। सिकंदर एक मैच खेलेंगे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद वो अपनी इंटरनेशनल असाइनमेंट पे चले जाएंगे। तो मतलब ये अगर 3 या 4 प्लेयर जिक्के जाने से तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल में। बाकी और उसके अलावा उससे ज्यादा आ भी तो गए हैं ना, जैसे एलेक्स हेल्स का आपने मिसाल दी, और बाकी जैसे कराची वालों ने रिटेन कर लिया सर। वेंडरडसन भी आ गए हैं, वेंडरडसन आ गए। यस, दस बहुत बहुत बड़ा नाम है T20 क्रिकेट का, वैसे भी साउथ अफ्रीका का एक बड़ा फिगर है। तो इस तरह अगर मिला जुला के देखा जाए तो मतलब प्लेयर हमने लॉस नहीं किए, बल्कि वैसे भी 20-20 का स्क्वाड था, इतना बड़ा स्क्वाड था, तो उसमें से अगर एक प्लेयर का चले जाना अगर एवरेज करे फी टीम तो कोई इतना बड़ा लॉस है नहीं। और बाकी रही PSL की बात, तो PSL मेरा ख्याल है कि जैसे चौधरी साहब ने कहा ना कि अभी शुरू हुई है, सही बात है कि अब नेशन इसमें इन्वॉल्व हुई है। वो जो एक प्रेशर था ना पिछले कई 20 सालों से, मैं कहूँगा बल्कि थोड़ा बहुत नहीं है, पिछले 20 साल से एक सप्रेस किया गया था एज ए नेशन पाकिस्तान को, मुख्तलिफ तरीकों से फेक न्यूज़ के साथ, मुख्तलिफ इदारों को इन्वॉल्व करके, इंटरनेशनल इदारों को इन्वॉल्व करके, FATF के नाम लेके, कभी सिक्योरिटी का नाम लेके, कभी टीम पर हमला करके, तो बेशुमार ऐसे मसाइल हमें दरपेश रहे जिसकी वजह से पाकिस्तान एक खास किस्म के प्रेशर में था। लेकिन वो प्रेशर पिछले हफ्ते ऐसा धुला कि अब ऐसा निखर करके हर तरफ उजाला ही उजाला नजर आ रहा है, और इस उजाले में PSL का शुरू होना और भी खुशआइंद है। तो उसके फौरन बाद बांग्लादेश का आना उससे भी अच्छी बात है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट एक बिल्कुल नए फेज में दाखिल हो रही है, और उसके साथ साथ जहाँ पर कोचेस का चेंज होना, कोचेस का आना, माइक हैसन का काफी सिर हासिल पहले भी बात कर चुके, उनका आना भी बहुत खुशआइंद है। अभी देखते हैं टेस्ट क्रिकेट में कौन पकड़ते हैं हाथ पाकिस्तान क्रिकेट का। तो ओवरऑल अगर आप दूसरी तरफ ये देखें डॉक्टर साहब, जो बड़ी खबर है दूसरी तरफ ये है कि मिचेल स्टार्क, उनकी एहलिया बहुत ज़्यादा वोकल हुई थी उस दिन, क्योंकि वो वहीं मौजूद थी। उन्होंने कहा बड़े भोंडे तरीके से हमें डरा दिया गया था कि पता नहीं क्या हो गया और हमें भगा दिया गया था, वो नहीं आ रहे, उन्होंने मना कर दिया है भारत जाने से। ये एक बड़ा धचका है, बल्कि थप्पड़ है। इंटरव्यू सुना था सिडनी जब वो उतरे थे, तो वहां उनका नजर आ रहा था उनकी बात से कि लग ऐसे रहा था कि मतलब ऐसा लग रहा था उनको कि जैसे उन्होंने पहले गलती की है जाके ना, तो वो उनके रवैये से ऐसे लग रहा था कि वो दोबारा कभी भी नहीं जाएंगे शायद, आज इस IPL क्या बल्कि उसके बाद कभी भी नहीं शायद ना वापस आ सके। तो ये एक इंडिया है। और उसमें उससे बड़ी बात अगर देखें अरसलान भाई, कि जब इंडिया का मैच हो रहा था, 10 ओवर की गेम हो चुकी थी, यानी कि IPL की बात करूं, तो उसके दरमियान में लाइटें बंद कर दी गई। मैं उसमें भी आपसे कह रहा था कि प्लीज खबर देखिएगा कि उस स्टैम्पीड का क्या हुआ जो वहां पर धर्मशाला में हुई थी, उसका भी हमें कोई रिजल्ट अभी तक मिला नहीं। तो इस तरह आपने यकदम दरमियान में मैच में लाइटें बंद करके भगाया लोगों को, तो उससे पैनिक आपके यहाँ नजर आया। पाकिस्तान में तो कोई पैनिक नहीं था। पाकिस्तान के तो इवन स्टेडियम पर आपने ड्रोन भी गिरा दिया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान खड़ा रहा और सेफ एंड साउंड अपने तमाम प्लेयर्स को उन्होंने पहले से ही शिफ्ट कर दिया था और पूरा प्लान कर लिया था कि हम रिज्यूम करेंगे और इतने टाइम के बाद दोबारा रिज्यूम कर देंगे। तो पाकिस्तान फुल्ली कॉन्फिडेंट था क्रिकेट के मैदान में भी और जंग के मैदान में भी कि हम सही बात है, हम लोग कॉन्फिडेंट थे। और दूसरा ये बड़ी अच्छा एलिमेंट होता है अबू बकर, आप जब एक चीज़ रोकते हैं किसी खास सूरत हाल की वजह से, उसकी शुरुआत उससे ज़्यादा पावरफुल अच्छे तरीके से हो। और दूसरी तरफ आप देखें वहाँ मिचेल स्टार्क ही नहीं आ रहा, उससे मना कर दिया। देखिए अरसलान भाई, एक चीज़ तो यहाँ पर कैटेगोरिकली क्रेडिट देना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी बनता है, और साथ ही साथ मोर ओवर फ्रेंचाइजीज़ को भी ड्यू क्रेडिट देना चाहिए कि जिस तरह की उन्होंने एक कॉम्बिनेशन या कोऑर्डिनेशन अपने प्लेयर्स के साथ मेंटेन रखी। और आई एम अ प्रीटी गुड सरप्राइज्ड कि अगर तो ये प्लेयर्स ना आते तो शायद हमें इतना शौक ना लगता, क्योंकि हम मेंटली प्रिपेयर्ड थे टू बी वेरी फ्रेंकली ऑनेस्ट। ठीक है, अब जब वो प्लेयर्स वापस आ रहे हैं तो इसका मतलब है बोर्ड ने भी और फ्रेंचाइज ने भी बहुत ही ज़बरदस्त प्ले किया है, और पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा मोरल बूस्टर होगा, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए भी, और PSL एज अ ब्रांड के लिए भी ये बहुत बड़ा अच्छा रेट किया जाएगा। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं अरसलान भाई जो शायद हमसे मिस भी हो गए। मैं मुल्तान सुल्तान्स की यहाँ अगर बात करूँ तो उन्होंने भी श्रीलंकन मधुशंका जो उनके बड़े अच्छे बॉलर हैं श्रीलंका के, उनको आखिरी मैच के लिए भी, ऑल्दो मुल्तान
इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने श्रीलंकन पेसर को साइन किया। और इसके साथ साथ गुलबदीन नायब, आपको पता है उनकी आमिर के साथ एक बड़ी राइवलरी भी चलती रही, तो नबील हाशमी को भी क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने आमिर और गुलबदीन नायब को एक टीम में इकट्ठा कर दिया कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। ये भी बड़ी बात होगी। इसके साथ साथ दिनेश चंदीमल भी ज्वाइन करने जा रहे हैं हाँ कोयटा ग्लैडिएटर्स को। तो ये इस तरह के प्लेयर्स हैं कि पाकिस्तान में राजापक्षे बड़े जबरदस्त प्लेयर, डायनामिक बैट्समैन है, बहुत अच्छे मुझे प्लेयर तो हैं। वेंडर डुसन को देखने का बड़ा मजा आएगा। मुझे बड़ी वो पसंद भी है और बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जरा दोबारा उन्हें पीएसएल में देखूं। पहले वो खेल चुके हैं ऑलरेडी, तो ऐसा बात। दूसरा एलेक्स हेल्स का आना, इस्लामाबाद थोड़ी और बेटर हो जाएगी। देखिए इस्लाम भाई, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा कंसर्निंग ये है कि जिस तरह उन्होंने स्टार्ट लिया था और ऐसा लग रहा था दे आर हार्डली टू बीट साइड, ऐसा लग रहा था कि उनको हराना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन कुछ यके बाद एग्जैक्टली 3 मैचेस हारने के बाद हमेशा T20 के हवाले से कहा जाता है मोमेंटम का नाम है। अगर आपका मोमेंटम कैरी रहता है तो आप टूर्नामेंट जीतते हुए चले जाते हैं, और अगर आपका मोमेंटम टूट जाए और उसके बाद टीम कॉम्बिनेशन ना बन सके तो आपका वापस आना इतना आसान नहीं होता। यहाँ पर बजाय ऐसा लग रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 5 मैचेस जीतने के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट ज्यादा किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने जब इनसाइड चेक की तो पता चला कि सलमान अली आगा भी इंजर्ड रहे, इसके साथ साथ 2 जो उनको इंजरीज ब्लो रही, उसके साथ साथ शादाब की, तो वो टीम कॉम्बिनेशन नहीं बन सका। बाबर भी बीच में इंजर हुए थे, लेकिन अब इंजर्ड नहीं है, अब ठीक है, वो भी अवेलेबल है। अबू बकर, आपके सरफराज से क्या बात हुई अभी रिसेंटली? देखिए मैंने जब मुझे थोड़ा सा इनसाइट पता चली कि सरफराज अहमद को ऑफर की जा रही है कि ये जो मेंटरशिप वाला मामला है जब ये खत्म होगा, तो मैंने कोशिश की और उनका शुक्रिया कि उन्होंने टाइम दिया एग्जैक्टली अपने इंटरव्यू के लिए। तो मेरा उनसे बेसिकली ये पूछना चाह रहा था कि अगर टू द बेस्ट ऑफ मेरी अगर चॉइस होती तो मैं सरफराज अहमद को अंडर 19 के हेड कोच के रोल में देखना चाहता था। जिस तरह उनका राउट था, राहुल द्रविड़ की तरह की उनकी बिल्कुल जिसे कहते हैं कि अंडर 13 से ऑनवर्ड्स एक हिस्ट्री है, एक पूरा सीवी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। लेकिन ये डिपेंड करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। तो उनका कहना था कि मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो भी रोल ऑफर करेगा, चाहे वो एज अ प्लेयर है, क्योंकि मैं अभी भी फुल प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं मैच फिटनेस मेरी मौजूद है, मैं पूरी डग आउट में भी और इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करता हूं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बजाय शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कंफर्टेबल है कि वो सरफराज अहमद को नेशनल मेन साइड का चीफ सिलेक्टर बनाना चाहती है और वो ये रोल देना चाहती है सरफराज अहमद को। सिलेक्शन कमेटी में पावरफुल कोई ठीक है, चीफ सिलेक्टर ना भी हो तो सिलेक्शन मुदस्सिर ये रोल भी सरफराज के लिए। और जो मैं अबू बकर की बात से अग्री हूँ, मैंने सुना वो चूंकि इंटरव्यू बड़ा अच्छा किया इन्होंने, तो मैंने सुना कि उसमें वो खुद भी बड़े विलिंग थे, तो अंडर 19 साइड के लिए खेलते तो बड़ा फायदा हो जाता। देखें बतौर कोच आते सरफराज नो डाउट एक प्योर पाकिस्तानी है, ट्रू पाकिस्तानी है। जब मैं उसके नज़र आता है उसकी बॉडी लैंग्वेज से, जो बंदा ये कह दे एक कप्तान हो चैम्पियन ट्रॉफी का और चैम्पियन बन के आया हो। पाकिस्तान के 2-3 बड़े एजाज़ात हैं जिनमें एक एजाज़ सरफराज की कप्तानी में है। वो बंदा ये कहे कि क्रिकेट बोर्ड मुझे कोई भी रोल देगा मैं कर लूँगा, तो इसका मतलब उसका बड़ापन है। वरना यहाँ तो जिसने 2-2 मैच खेले हैं वही चाहता मैं चीफ सेलेक्टर भी बन जाऊँ, वही नहीं संभाला जाता। ना वो टीवी शोज़ में संभाला जा रहा है, ना उसको कोई मौका ग्राउंड में मिल जाए तो वो अपना वो गुस्सा निकाल लेता है। लेकिन मेरा अपना एक ओपिनियन है, उनको ये चीफ सेलेक्टरशिप कबूल नहीं करनी चाहिए। उनको बिल्कुल वो करी की बात ठीक है, उनको ग्राउंड अगर उन्हें पाकिस्तान की खिदमत करनी है। अच्छा मुदस्सिर, माजरत चूंकि वक्त है ब्रेक का, मैं वापस आऊँगा आपसे इसको शुरुआत करूँ। मैं चाहूँगा आप जरा इस पर ज़रूर कमेंट करें मुदस्सिर। अंडर 19 में सरफराज अहमद और यूनुस खान या मोहम्मद यूसुफ, इन प्लेयर्स का होना हमारे लिए क्या फ़ायदा देगा? वापस आते हैं ब्रेक से। वेलकम बैक मुदस्सिर, प्लीज़ 3 नाम मैंने ब्रेक पर जाने से पहले लिए थे। नेशनल टीम के लिए आपका कोच जो है ना वो फॉरनर होना चाहिए। ये जो नाम लिए हैं ना, इनको अगर ये पाकिस्तान की क्रिकेट की वाकई बेहतरी चाहते हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो टॉप लेवल पे जाए, इनका काम है ये निचले लेवल पे काम करें, 19 पे काम करें, एमर्जिंग पे काम करें, एकेडमी में काम करें। इनका काम है कि जो पाकिस्तान का रॉ मटेरियल है उसको बेहतर अंदाज में पॉलिश करके नेशनल टीम के साथ बेंचेस पे बिठाएं। आगे फिर जो आपका कोच, आपका फॉरेनर कोच है वो देखे, उस चीफ सेलेक्टर्स उसको देखें, उसमें से टीम बने और फिर वो जो पीछे आपने तैयार करके मटेरियल भेजा होगा उसको जो फॉरेनर कोच हो उसको रिफ़ाइन करे, उसको स्पेशली डेफिनेटली क्रिकेट तो उसको खेलना आ गई होगी तभी इस लेवल पे वो पहुंचेगा। उसको इंटरनेशनली प्रीपेयर करे कि उसने इंटरनेशनली जाके कैसे प्रेजेंट करना है, अपनी बॉडी के ज़रिए, अपनी ज़ुबान के ज़रिए, अपनी गेम के ज़रिए, अपने क्राउड के दरमियान और क्राउड के बाहर। ये जो हम थोड़ा सा करते हैं डेफिनेटली, मैंने कहा ना सरफराज बड़ा नाम है, यूनुस बड़ा नाम है, आकिब जुवैद बड़ा नाम है, मोहम्मद यूसुफ बड़ा नाम है। एक बात याद रखिएगा कि जिन प्लेयर्स के साथ हम खेल चुके होते हैं उनकी कोचिंग करना बहुत मुश्किल होता है। आप नहीं कर सकते ऐसा कि एक टाइम पे आप उनके साथ खेल रहे हैं या उनकी कप्तानी में खेल चुके हैं, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग या आपने उनको अपनी कप्तानी में खिलाया है और एक टाइम आया कि वो खेल रहे हैं और आप टीम से बाहर आए और अचानक से आपको ऐसा
एग्जेक्टिव रोल मिल गया जिसमें आप उनको बाहर भी कर सकते हैं, अंदर भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहता कि होगा ग्रज कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको गुस्सा या बहुत ज़्यादा प्यार आ जाता है। बहुत ज़्यादा प्यार में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, और गुस्सा तो फिर गुस्सा ही है, उसमें तो अल्टीमेटली नुकसान है। इन लोगों ने अगर खिदमत करनी है, ये दो तीन नाम आपने लिए हैं, यूनस हैं, यूसुफ हैं या सरफराज हैं, इनको अकेडमी तक काम करना चाहिए, अंडर 19 तक काम करना चाहिए। और पहले मैंने जो कल काश एक आधी बार वकार यूनुस यहाँ काम कर दें। मैं चाहता हूँ वो यार काम करें, बनाना स्विंग सिखाएं, रिवर्स स्विंग सिखाएं, बाउंस सिखाएं, टो क्रैकर सिखाएं ना यार। आसान से बताऊँ, अनफॉर्चुनेटली हमारा जो रवैया है पाकिस्तानियों का, एक दफ़ा हम किसी यूनियन के या किसी गली मोहल्ले के चेयरमैन या सदर लग जाएं, तो दोबारा हमें को बंदा कह देना कि तुम सदर आज के बाद नहीं रहे, तो उससे हमारी दुश्मनी है। मैं तो अब ये जो एक दफ़ा चीफ सेलेक्टर बन जाएं या कोचेस बन जाएं, उनको कहीं कह देना कि आप ज़रा निचले लेवल पे आ जाएं। परसों जो मैं बात कर रहा था, क्या कह रहा था, हालांकि यूनुस खान तैयार है, उसको ये तैयार नहीं है ना। मैं यही कह रहा हूँ कि इनका क्या काम है, साबका क्रिकेटर्स का दुनिया भर में प्रैक्टिस है यार। वो छोटी छोटी काउंटी मैचेस में बाहर बैठे होते हैं, वो देख रहे होते हैं। हमारे को प्लेयर्स बताएं, ये जो बड़े स्टार्स हैं, कभी आपको मुझे नाम बताइएगा अगर आप दोनों जूम के ज्यादा करते हैं, सेलेक्टर बनते हैं तो मैचेस मतलब में जाते, आपका काम है आप ग्राउंड में जाएं, स्टूडेंट्स से मिलें, उनको मोटिवेशन दें, स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें। ये तो आपको पता है, स्कूल्स में भी जाते हैं तो पेड जाते हैं, वहाँ उनको मेहमान खुसूसी बुलाना हो तो वो कहते हैं यार इनके टाइम लेना, इनका मैनेजर कह रहा है इतने दोगे तो हम आ जाएंगे। ये रवैये अगर क्रिकेट की खत्म करनी है, रवैया बेहतर करना है, तो फिर मजीद अबू बकर कुछ कहना चाह रहे, फिर मैं डॉक्टर साहब के पास। देखिए, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ इन तीनों नामों की, और अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ा सा खुल के सच बोलना चाहता हूँ। मोहम्मद यूसुफ हैज़ बिन फिनोमिनल एज अ बैट्समैन, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो एक डिजास्टर हो सकते हैं एज अ कोच। उनको ना तो कोचिंग आती है, ना वो कोचिंग में इन्वॉल्व होते हैं। और अंडर 19 के बच्चों के लिए अगर मोहम्मद यूसुफ को आप कोच रखेंगे ना, तो ये एक वेस्टेज के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। आप उन्हें एज ए सेलिब्रिटी या कहीं पेश करके, जिस तरह ये लीग्स वगैरह होती है ना, सिर्फ डग आउट में बिठाने के लिए, वन फॉर द गैलरी जिसे कहते हैं, एग्जैक्टली, वो काफी है। इसके अलावा यूनुस भाई का इशू ये है कि वो हद से ज्यादा डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, तो उनको थोड़ा सा मैनेज करना, उनके मूड स्विंग्स को देखना थोड़ा सा एग्जैक्टली बहुत ज्यादा डिसिप्लिन जितना यूनुस में है ना, वो लड़कों में होना चाहिए। देखिए अस्लान भाई, अगर दुनिया में हम देखें, इससे एग्री नहीं होऊंगा। आपके शो का ना टाइम ऐसा है, अभी आपने एक कोच की तारीफ कर रहे थे, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की, आपने कहा उसने एक मैच नहीं खेला इंटरनेशनली, लेकिन इस वक्त वो टॉप का कोच बना हुआ है। सही है, क्यों है? उसका रवैया है कि प्लेयर्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, तीसरा सरफराज, अब बताएं। देखिए आपने जिक्र कर दिया, देखिए सरफराज से अच्छा, जिस तरह मुदस्सिर चौधरी साहब ने भी बात की, स्टेट्समैन या सरफराज से आता टीम्स बॉय कोई भी नहीं हो सकता। देखिए उसने इतने सेक्रीफाइसेस किए हैं, उसको अगर आप उठा के देखें कि 7वें नंबर पे भी वो खेला, एज ए ओपनर भी खेला। आप वो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया वगैरह अगर देखें, हालांकि वो कितनी टफ सिचुएशन थी, पाकिस्तान जब नीचे था, उसके बाद सरफराज को आपने ओपनर भेजा तो 2 बैक टू बैक सेंचुरीज उसने कर दी। तो सिचुएशन ये होती है कि जो मुल्क के लिए खेलता है तो वो जाहिर है अपने लिए काफी सारे सेक्रीफाइसेस करता है। और आज जो टीम हम देख रहे हैं, आज बाबर आजम समेत जितने बड़े प्लेयर उठा के देख लें, ये सरफराज टीम में लेकर के आए थे, और सरफराज ने उनको बनाया, उनको 5वें छठे से उनको बताया कि यार आपकी हत्ता के मोहम्मद आमिर की वापसी भी दोबारा अपना नंबर कॉम्प्रोमाइज किया उसने और बाकी प्लेयर्स को एडजस्ट किया। तो ये होता है कैप्टनसी, ये होता है लीडिंग मटेरियल। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? सर आपने तीनों नाम लिए, वैसे तो खैर सिरासल बहस कर दी, खासतौर पर जो आखिरी हिस्सा तलत बिन अबू बकर ने बयान किया, वो तो बहुत ही क्रक्स है सारे का सारा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो मोहम्मद यूसुफ का मसला है, सॉरी, वो यही है कि वो अपने लेवल से नीचे आकर नहीं करना चाहते। मतलब ये नहीं कि नहीं करना चाहते का मतलब ये है कि जो कोचिंग होती है या टीचिंग होती है या मेंटोरशिप होती है, ये नहीं होता कि आप प्लेयर को या स्टूडेंट को उठाकर अपने लेवल पर ले आएंगे। आपका कैलिबर ये होना चाहिए कि आप जिस स्टूडेंट को, जिस भी क्रिकेटर के साथ, जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, आपने उसके लेवल पर जाकर समझाना है। अगर वो नहीं समझ पा रहा तो उसमें गलती उस स्टूडेंट की, क्रिकेटर की नहीं है, बल्कि आपकी भी कोई कमजोरी ऐसी है कि आप उसको समझा नहीं पा रहे। और मोहम्मद यूसुफ ने तो ये ब्लंटली कह भी दिया कि देखो हम तो कहते हैं लेकिन वो सुनते ही नहीं है या उनको समझ ही नहीं आती बात की। भाई ये कोचिंग थोड़ी है, इस तरह कोचिंग नहीं होती। कोचिंग का मतलब ही यही है कि आपने किसी ना किसी तरीके से उसमें इंजेक्ट करनी है वो चीज, यही कोचिंग है। खाली बता दे, आप तो बहुत नो डाउट के इतने बड़े बैट्समैन थे, आप कहेंगे जी यूं कर दो तो बस हो जाएगा। ऐसे कहने से अगर होता तो फिर सारे आज इतनी फिल्में देखने के बाद सारे के सारे डांसर होते। तो डांस देखने से डांस नहीं आता, आपको सिखाना पड़ता है किसी न किसी को। तो ये भी मोहम्मद यूसुफ की भी ये प्रॉब्लम है बिल्कुल। और मोहम्मद यूनुस का यही मसला है कि वो टू मच,
मतलब वो मूड स्विंग वाली बात है, बिल्कुल ठीक है उनके साथ। तो यंगस्टर्स के लिए, बच्चों के लिए इस तरह के मूडी बंदे का थोड़ा होना नुकसानदेह है। सो ट्रू। सरफराज आइडियल एग्जांपल है, उन्होंने जब से बाहर हुए, हालांकि उनके साथ बहुत सारी ज्यादती हुई, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कभी टीवी पर, कभी किसी वैसे इंटरव्यू में, डॉक्टर साहब किसी मैं थोड़ा सा ना खैर, आप सारे हजरात से थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए करूँगा। अंडर 19 खेल रहे थे ना हम लोग, तो राशिद भाई अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, वापडा के बड़े क्लास के प्लेयर होते थे और बड़े शानदार विकेट कीपर थे, टॉपेस्ट प्लेयर थे पाकिस्तान सर्किट में, फर्स्ट क्लास में और डोमेस्टिक में। वो हमारे हेड कोच थे और इंतहाई सख्त मिजाज थे, लेकिन मैं फैक्चुअल बताऊं, लड़के डिसिप्लिन्ड होते थे, हमें खेलने की चाह आती थी, हम डर के ग्राउंड में वो काम भी करते थे जो सारे टॉप क्रिकेटर्स करते हैं। और कई फिर जैसे ही राशिद भाई ने ज़रा क्रिकेट से पीछे हुए और दूसरा हेड कोच आया, आप यकीन करें कि लड़के अपनी मर्ज़ी की फील्ड कर रहे होते थे, हमारा डिसिप्लिन भी ख़राब हुआ, पूरी फील्ड ख़राब हुई, हमारी फील्डिंग की परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं थी, बैटिंग की नहीं थी, बहुत ये भी फ़र्क होता है सर। हमें कभी कभी ज़रूरत होती है सख्ती की और डिसिप्लिन, और मेरा ख्याल है जूनियर लेवल पर तो है। माजरत के साथ मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री हूँ। जी अबू बकर कुछ कह रहे थे। देखें अहसान भी, ये पॉसिबल नहीं है कि आप कहें कि मैं बॉलर भी बहुत अच्छा हूँ, बैट्समैन भी बहुत अच्छा हूँ, मुझे कमेंट्री भी आती है और कोचिंग तो क्या ही कहना है। देखिए अलग अलग नीशेज एंड डिफरेंट। मुझे दुनिया का कोई सक्सेसफुल कोच आजकल का, स्पेशली मॉडर्न डे क्रिकेट का, उठा के बता दें कि जो कहे यार अच्छा आजकल कोचिंग नहीं मिल रही तो चलो कमेंट्री कर लेते हैं जी, IPL में कर लेते हैं, ICC टूर्नामेंट्स में कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने भी लेजेंड्स के हैं, एक्स क्रिकेटर्स के हैं, ये जो टाइम निकाल के जब ये आपको पता चल जाता है कि यार कोई ना कोई असाइनमेंट होनी चाहिए, बेशक टीवी शोज में बैठ जाओ, कमेंट्री मिल जाए मुझे और कोचिंग मिल गई तो क्या ही कहना है, तो ये नहीं चल सकता। आपको एक स्पेशलाइज्ड कोच चाहिए जिसको सिर्फ कोचिंग करना आती हो और जिसको सिर्फ कोचिंग की उसकी सीवी हो। उसकी सीवी में ये ना लिखा हो कि जब उसके पास टाइम होता है तो वो कमेंट्री भी शुरू कर देता है, वो जनाब की टीवी शोज में भी बैठ जाता है। और साथ ही साथ एक सीधी सी बात है कि हर किसी का दिल है कि यार मेरे साथ टैग लग जाए, मैं बाबर आजम की कोचिंग कर रहा हूँ जी, उसकी टीम का कोच हूँ, अंडर 19 लेवल पे, 16 लेवल पे कोई नहीं जाना चाहता। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं सॉरी, आपकी बात जो कर रहे थे ना, आपकी डिसिप्लिन का मतलब फिर कोई और आ जाता है ना, कि डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आपने उनको अलाइन रखना है, हर वक्त अलाइन रखना है। वो ह्यूमन बीइंग है, उनकी सारी जरूरियात को पूरे कर, दिस इज कॉल्ड एज मैन मैनेजमेंट। तो ये जरूरी नहीं कि आप मिजाजन बहुत सख्त हो या आप बहुत डांट के रखते हो तो बच्चा आपके से डर के, खौफ के मारे सीधा रहता हो, और जो ही वो आप राशिद भाई जिनके जिक्र किया वो बाहर हुए तो उसके बाद एकदम सारी के सारा स्ट्रक्चर धड़ाम से गिर गया। तो ये बेसिकली नाकामी है सिस्टम की। तो उससे बेहतर है कि आप उनको मैनेजमेंट के जरिए, मैन मैनेजमेंट के जरिए, जो ह्यूमन बीइंग जिससे मैं टीचिंग की बात करते थे ना, अच्छी मैनेजमेंट करते थे तो बेहतर। यही यूनुस का भी है, मैं कह रहा हूँ आप उसके साथ काम करके तो देखिए, उस पर टैग ना लगाएं। हो सकता है, मैं उनकी मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन मैं तो एक अपनी जो ओपिनियन है उसको वो दे रहा हूँ। वो ऑफ कोर्स बहुत बड़े प्लेयर भी रहे हैं हमेशा, उनकी खिदमत है बहुत सारी, और उनका जो ये मूड वाली जो बात है ना, ये मैंने बहुत ज्यादा सुन रखी है। तो इससे हो सकता है कि बच्चे, चूंकि वो एज ग्रुप ऐसा होता है कि जिसमें वो बच्चा बन भी सकता है तो खराब भी हो सकता है उन्हीं की इस मूड की वजह से। तो उसके लिए एक ऐसा बंदा चाहिए जो थोड़ा कूल हेडेड हो, क्या कहेंगे जो मतलब जो फोर को करना चाहता। मैं जल्दी से यही है कि मैं आज सिर्फ इस सादी सी मिसाल दूंगा कि अगर आपने बड़ा बनना है ना तो फिर आपने ईगो को साइड पे रखना है, फिर ही आपको सारे बड़ा कहेंगे। डिसिप्लिन की जो बात आप कर रहे हैं ना, डेफिनेटली छोटी उम्र से ही आपने सीखनी होती है। आपको कोचेस सिखाते हैं, टीम मेट्स सिखाते हैं, आपका कैप्टन सिखाता है, रवैये सिखाते हैं। मैंने आपको क्लब लेवल पे 20 बार शायद बात कर चुके हैं कि यहाँ बारी लेने के लिए कोर आता है, बॉलिंग के लिए कोर आता है। बिल्कुल सही है। जब उसको पता हो मैंने 25 ओवर फील्डिंग भी नहीं करनी, मेरा को बाहर बैठ जाऊँगा, तो उसने क्या खेलना और क्या उसको करना। ओके बॉस, मान गया आप सारों की बात में, मान गया आज आप लोगों की बात। लेकिन इसके बावजूद हमें ना कहीं कहीं ज़रूरत है। देखिए खाली यूनुस काम नहीं कर रहा होगा ना 19 में, उसके साथ 1-2 प्लेयर्स और भी काम कर रहे होंगे। तो एक दिन अगर हार्ड होगा तो एक दिन सॉफ्ट भी होगा। सर वक्त की कमी है, वक्त की कमी है सर। नहीं कह रहे सारे, हम कह रहे हैं कि अपने रवैये में थोड़ी तब्दीली कर लें, तो इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर चौधरी, अबू बकर बिन तलत, थैंक यू सो मच। डॉक्टर हफीज़ अमान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मंडे को फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।